आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। एक और ज़रा हटके स्पेशल के साथ हम हाज़िर हैं। स्पेशल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि हम सेगमेंटाइज़ नहीं करते प्रोग्राम को, किसी एक या दो शख्सियात जो अपने शोबे में बहुत मुमताज़ होती हैं उन्हें बुलाते हैं और ज़िंदगी के नए पहलू और शेड्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। थिएटर, ड्रामा, फिल्म, हम में से कौन है जिसने नहीं देखा होगा? आज भी देखते हैं, आइंदा भी देखते रहेंगे। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है बहुत कुछ देखने के बाद कि जो स्क्रीन है वो क्या बदली है तो किस हद तक बदली है? मिजाज हमारा और जो प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं ये मवाद, उनका किस हद तक बदला है, किस हद तक मेल खाता है? डायरेक्टरों और अदाकारों की एक नई खेप ने पुराने लोगों की जगह ले ली है। वो किस हद तक उम्मीदों पे पूरे उतर रहे हैं या उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? ज़ाहिर है कि ये सारी ऑफ द स्क्रीन किस्म की गुफ्तगू है, चूँकि अगर आप स्क्रीन से दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यकीनन इस गुफ्तगू में भी मज़ा आ सकता है। इस तनाजुर में आज मैंने दो न्यू एज पर्सनैलिटीज़ को दावत दी है। उनमें से एक हैं मीसम नकवी साहब, जो कि नापा जो स्कूल है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, उसके ग्रेजुएट हैं। नापा के रिपेट्री थिएटर से वाबस्ता रहे हैं। वहाँ उन्होंने ज़माना तालिब इल्मी में और बाद भी बहुत ही कमाल किस्म के प्लेस किए हैं। इस वक्त सरेदस्त मुझे जो प्लेस याद आ रहे हैं उसमें शेक्सपियर का एक प्ले था जिसका उर्दू तर्जुमा बीच बहार की रात का सपना, ये था। एक फ़्रेंच प्ले मारा साट याद आ रहा है, डार्क रूम है, सुल्तान का फ़ैसला है। विजय तेंदुलकर को बहुत किया जाता है पाकिस्तान के सीरियस थिएटर में। मीसम ने उनका एक प्ले था कमला, वो डायरेक्ट किया। एक और जो मुझे याद आ रहा है प्ले, वो है कुत्ते। वो बड़ा कमाल प्ले था और वो दोबारा मुझे हसरत है कि हो। फिर इन्होंने आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी कायम की। एक तरह से इन्हें फाउंडिंग फादर समझना चाहिए कि वहाँ इन्होंने उसकी बुनियाद रखी और आज वो एकेडमी जो है वो पाकिस्तान भर में मशहूर है, बच्चे वहाँ आते हैं। उसके बाद इन्होंने फ़िल्म का रुख किया, असिस्टेंट डायरेक्टर से कैरियर का आगाज़ किया। दो फिल्में कराची से लाहौर और चबेली और हिजरत, ये हमें याद आ रही हैं। टीवी की डायरेक्शन के एतबार से ये हाउस होल्ड नेम बनने के सफ़र में है। बेटियां सीरियल थी, मायरी, और इस वक्त परवरिश जो है वो चल रहा है एक चैनल पे, वो मिडवे है गालिबन। तो ये तो हो गया इनका तारुफ़। इनके साथ ही हमने बख्तावर मज़हर साहिबा को भी दावत दी है। न्यू एज एक्टर हैं, ये भी मीसम की तरह नापा ग्रेजुएट हैं। सरेदस्त 18 इनके जो बड़े थिएटर खेल हैं जो नापा के स्टेज पे इन्होंने किए, और ज़िया मुहिउद्दीन और ग्रेगरी थॉमस और राहत काज़मी, सुनील शंकर, खालिद अहमद फवाद ख़ान, ज़ैन अहमद जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया। फिर उनको ख़ुद भी डायरेक्शन का थोड़ा सा शौक़ चराया तो हीर रांझा का एक फेमिनिस्ट वर्जन द हीर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल नापा के लिए इन्होंने डायरेक्ट भी किया और लिखने में भी मदद की। अब तक 6 फिल्में की हैं, तमाम की तमाम इंटरनेशनल फेम हैं। कौन सा ऐसा बर्र-ए-आज़म का कौन सा ऐसा फ़िल्मी मेला है जहां इनकी ये फ़िल्में नहीं गई हों और उन्हें अवार्ड्स ना मिले हों? मसलन एक फ़िल्म है मिसाल के तौर पे इन फ्लेम्स, उसके डायरेक्टर ज़रार ख़ान थे। 2023 के एकेडमी अवार्ड में पाकिस्तान की तरफ से जो वाहिद एंट्री थी वो इन फ्लेम्स की थी। और वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में जो होता है आप सब जानते हैं, उसमें ये फ़िल्म दिखाई गई और फिर उसके बाद शुमाली अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान में रिलीज़ हुई लिमिटेड तरीके पे। इस वक्त उनकी एक ज़ेर तकमील फ़िल्म है अब आसमान बोलेगा, शोएब मंसूर के साथ ये कर रही हैं। टीवी ड्रामे की बात करें तो मीसम के साथ ये परवरिश में इस वक्त काम कर रही हैं। और ज़ी5 2020 में एक सीरियल आया था दी चुड़ैल्स, उसमें भी इनका बख्तावर मज़हर का अच्छा खासा रोल था। आर्ट्स काउंसिल एकेडमी में पढ़ाती भी रही हैं, जुज़ वक्ती शायरा भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि अगर
आज 70s 80s या 90s के जो डायरेक्टर थे 2025 में आए और उनको कहा जाए कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट है, ये आप कीजिए, वो खुशी खुशी कबूल कर लेंगे या परेशान हो जाएंगे? सर वो 1 महीने के बाद शायद किसी पागल खाने का रुख कर लेंगे। अच्छा, कंप्लीटली। कैसे? माहौल बहुत बदल चुका है। जिस तरह की स्क्रिप्ट्स हैं, सबसे पहले तो वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही ये फैसला कर लेंगे कि हमें शायद वापस चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि उस तरह की स्क्रिप्ट जो पहले मयार में जो मुझे 70s में 80s में नज़र आती थी और जो काबिल लोग मौजूद थे जो उन स्क्रिप्ट को लिखते थे, वो अब मौजूद नहीं हैं। अब हमारे पास एक लंबी बहस है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि एंटरटेनमेंट का नाम देने के बाद हमने ये सोचा है कि जो टीआरपी में आ रहा हो वो कर दो, जिसकी वजह से जो चॉइस सिलेक्शन, अगर मैं बात करूं जो नेशनल टीवी पीटीवी की बात थी, तो वहाँ पे अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे एक वक्त में असलम अजहर साहब मौजूद थे, तो असलम अजहर साहब की एक नॉलेज, उनका एक इल्म, उनकी नज़र बहुत गहरी थी। तो वहाँ बहुत अच्छा ड्रामा बनता था उस वक्त के हिसाब से, वारिस भी बनता था, इस तरह के बहुत सारे ड्रामे बनते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं उन सीटों पर जहाँ डिसीजन मेकिंग है। वहाँ बिजनेस का ज़्यादा जोर है, मार्केटिंग का बंदा बैठा। मतलब ये माल आजकल ये माल बिक रहा है। इसकी सबसे ज्यादा व्यूज हैं, इसकी सबसे ज्यादा लाइक्स हैं, इसकी फोटोकॉपी की फोटोकॉपी बनाते रहो। एग्जैक्टली, सो दिस इज हैपनिंग। लेकिन इसके बीच में ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ऐसा चल रहा है। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो वो बहुत कम है और वो उस पोजीशन पे नहीं है जहां पर वो ग्रीन लाइट कर सकें या रोक सकें। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा भी है। तो वो क्या होता है कि साल के अंदर अगर आप देखें तो 2-3 खेलों के ऐसे नाम आ जाएंगे जिनके इम्पैक्ट जहनों पर बहुत ज़्यादा रहता है और वो अच्छे भी चले जाते हैं, और वो कुछ सिलेक्टेड लोग उसके लिए चुन लिए गए हैं कि यही लोग हैं जो ये काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पुराने लोग अगर वापस आ जाएं और वो अगर करने के लिए अभी बैठे तो उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो यही सामने पेश आ जाएंगी कि हमें कौन सा स्क्रिप्ट चूज़ करना है। आप जो कह रहे हैं ये तो हम नहीं करना चाहते, वो तो अपनी मर्जी के मालिक लोग। अच्छा, पुराने लोग तो खैर आ जाएं, आपने जैसा फरमाया कि वो तो 1 महीने बाद तकरीबन फौत ही हो जाएंगे। ये जो नए लोग हैं, आप लोग हैं जो कुछ तब्दील करना चाहते हैं या कुछ नया दिखाना चाहते हैं, इनके पाँव में जो जंजीरें हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट नो गो एरियाज, बिल्कुल, कुछ सेमाई नो गो एरियाज हैं, कुछ फिर ये फरमाइशें हैं कि मसलन एक अच्छा जज्बाती सीन आ रहा है, उन्होंने कहा यार ये गिलास का इश्तिहार भी किसी तरह एक लाइन में डाल दो कि मुझे आजकल ये जो शैम्पू है ये लाके दो। कैरेक्टर कुछ और चल रहा है और उसमें ये है। ये इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका कभी दिल चाहता है कि मैं बाल नोच के तवा बाहर निकल जाऊं, लेकिन फिर माश की मजबूरी कहती है यार सीरियल कर ही लो? अभी तक अल्लाह का शुक्र इस परेशानी से गुजरा नहीं हूँ, लेकिन यस, अगर मुझे फेस करना पड़े तो शायद मैं प्रोजेक्ट छोड़ दूँ। फ्रस्ट्रेशंस बताएं ना, क्या क्या है? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। मैं एक खेल कर रहा था मायरी के नाम से, तो वो चाइल्ड मैरिज के सोशल इशू के ऊपर चल रहा था। तो उसमें जो बच्ची दिखाई थी हमने, उसके माँ बाप में डिसफंक्शनल फैमिली हमने दिखाई थी कि उनकी नहीं बनती, जिसकी वजह से उसका हैंड ऑन बचपन से जो एक्सपीरियंस है, छोटा सा चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, वो ये है कि वो शादी को अच्छी नज़र से नहीं देखती। सही है। तो एक जुमला जो अक्सर होता है बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। तो एक जुमला आया उसके अंदर के शादी, माँ समझा रही है बेटा शादी जो है ना वो एक बड़ा बेगैरत किस्म का रिश्ता होता है। अब ये जुमला आ गया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाँ यार जुमला सही है, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट में बैठता है। वो नहीं चलने दिया सेंसर ने। मैं मान सकता हूँ कि नहीं जी आप, मैंने बड़ी बहस की कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये कैसे आप दिखा रहे हैं, शादी तो एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, आप इसको कैसे खराब पेश कर सकते हैं। आप वो ये बात समझने के हक में ही नहीं थे कि ये जनरलाइज करके बात नहीं की जा रही है, ये खास सिचुएशन के हवाले से बात की जा रही है। तो जब इतने सेंसेस भी ना हो तो सर वो रूह अफ़ज़ा का इश्तिहार ही आगे जा सकता है या किसी शरबत का इश्तिहार आगे चल जाएगा, क्योंकि वो शायद मेक सेंस कर जाए। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं।
अब जब ये हुआ तो आपने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आपने कहा यार ठीक है मसला ये है कि बाकी तो पूरा चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली हम काफी फेमिलियर हैं इससे। अच्छा, हमें कहा जाता है फलां का नाम नहीं ले सकते आप, तो हम कहते हैं कि यार घुमा फिरा के बात करनी पड़ती है। तो वो वही मसला है कि फिर क्या करें जी, नौकरी करना तो है ना सर, कुछ तो करना है यार, कर लेके अब रोजी पे बैठे हुए हैं तो फिर हाँ। अच्छा बख्तावर, आपका मैंने ज़ाहिर जो तफसीली एक तारुफ करा दिया, उसकी रोशनी में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ना सिर्फ बैन अवी सतह की फ़िल्में की हैं बल्कि उन मेलों में भी शिरकत की है, और वहाँ आपने और भी फ़िल्में देखी होंगी, और आपके जहन में ये भी सवाल आया होगा यार अगर ये फ़िल्में हैं तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ? वो अपने एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करना चाहें, फिर हम पाकिस्तान भी आ जाएंगे आपके साथ। मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, अब मैं माजी की बात नहीं करना चाहूँगी, फ़िल्म का होना एक बहुत बड़ा एक सवाल है। क्या है कि हमारे पास फ़िल्म, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए ये कहूँगी खुशकिस्मती से इन जैसे लोगों की वजह से या इनसे पहले जो सीनियर थे, हमारी टीवी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब हम उसमें नहीं जाते कि वो कितनी अच्छी है या उसमें कंटेंट क्या है या क्या होना चाहिए, क्या उसको हटा के वो मेहनत कर रहे हैं और वो नज़र आ रहे हैं, दुनिया भर में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमारे पड़ोसी ममालिक में भी और इंटरनेशनली भी। भारत में जी बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। जब भी बात होती है तो हमारे ड्रामों की आज भी बात होती है। आप हालांकि जब कंपेयर करेंगे 80 से तो आपको लगता है शायद डिटेरियोरेशन आया क्वालिटी में, लेकिन आई टेल यू हमारे अभी भी जो दोस्त वहाँ होते हैं उनको एक एक ड्रामा, उनका कैरेक्टर मुझे भी नहीं पता होता, उनको पता होता है। हाँ, लेकिन ये फ़िल्म के लिए हम नहीं कह सकते। हमारी फ़िल्म के जो तकनीकी मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, लोग सिनेमा जाना नहीं चाहते। ऊपर से जो हमारा नेटफ्लिक्स आ गया है उस लोगों को लेज़ी बना दिया है, OTT जो, हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल में सही भी है, क्योंकि जो आप कहानियाँ वहाँ देख रहे हैं वो आपको सिनेमा में नहीं नज़र आ रही हैं, कम से कम हमारे सिनेमा में नज़र नहीं आ रही। अब जब मैं उन फेस्टिवल्स में पहुँची और मैंने वो जो फिल्म्स देखी और उनके डायरेक्टर्स वगैरह से भी मुलाकात हुई, तो अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत मुश्किल गेम है। हम पीछे हैं और शायद कुछ अरसे तक पीछे ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि इन फ्लेम्स को देख लें, इंटरनेशनली इतना क्लेम मिला और रेड सी में हमें मेन गोल्डन न्यूज़ प्राइज़ मिला, लेकिन जहाँ पूरा हॉलीवुड मौजूद था सब पे, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कोई नहीं हुई। उसके अलावा फिर मैंने वक्री की, वक्री भी एक वखरा सा टॉपिक था और काफ़ी एक मुश्किल फ़िल्म थी। हिम्मत है एरम परवीन बिलाल की भी और उनके प्रोड्यूसर्स की कि उन्होंने ये चुना और किया, लेकिन पैसे डूबे ही होंगे, आई एम वेरी श्योर कि कोई कमाया तो कुछ नहीं होगा उन्होंने, और सिनेमास खाली थे अगर सच पूछा जाए आखिर में जाके। तो ऐसे दौर में यहाँ क्या फिल्म बनेगी, कौन हिम्मत करेगा और कौन सोचे इन्वेस्ट करना चाहेगा, कितना इन्वेस्ट करना चाहेगा, घाटे का सौदा। और एक्टर्स को भी मैं मज़े की बात बताऊँ उस वक्त कि जो एक्टर को जो यहाँ पे शोहरत मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है एक 30 एपिसोड का ड्रामा करने में, वो फिल्म करने से तो नहीं मिल रहा। तो घाटा ही घाटा है ना हर लिहाज से, एक्टर का भी सबका। लेकिन वो एक्टर करना चाहता है फिर भी करना, थोड़ा तड़का है, साइड में चटनी है, आपको दाल चावल के साथ थोड़ा सा जायका बदलना भी है, लेकिन कमाना भी है और मशहूर भी होना है। आपको इंडिया में जाके आप एक इस तरह की फिल्म से तो आप नहीं जाने जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी 60 एपिसोड के सोप में हैं तो लोग आपको हर एक चेहरे से जानेगा, नाम से जानेगा, कैरेक्टर के नाम से जानेगा, और तो छोड़ दें। तो वहाँ की फिल्में देख के मुझे मायूसी भी हुई और उम्मीद भी पैदा हुई। उम्मीद इसलिए हुई कि चाहे ज़रार खान है, चाहे एरम परवीन है, चाहे अभी हमारे राहुल एजाज ने इंडस एक्कोस के नाम से एक फ़िल्म बनाई। मुश्किल है बहुत ही, यहाँ वो फंडिंग लेना, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ा पेपर वर्क है, बहुत ज़्यादा उनके गाइडलाइंस के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट डॉक्टर के हवाले करना पड़ता है, फिर बहुत कुछ अपना दिल मारना पड़ता है। उनके जब आप फिल्म जमा कराते हैं तो उनके जो सबटाइटल वगैरह जो तकनीकी मामला हैं उसको इतना ज़्यादा देख कर वो वरना रिजेक्ट कर देते हैं आपको उसी वक्त की छोटी सी बात को लेके। फिर आपको फिल्म बनानी पड़ती है ये सोच के कि अगर हम कैन में फेब में या मार्च में जाना चाहते हैं तो इस महीने में फिल्म बनेगी, इससे पहले यहाँ फंडिंग आएगी, इससे पहले वहाँ वर्कशॉप होगी, उससे पहले वहाँ वो शॉर्ट फिल्म बनेगी। वो शॉर्ट फिल्म को हम
2020 में हम उनको दिखाएंगे, वो अप्रूव करेंगे, तो फिर यहाँ फंडिंग आएगी, यहाँ ये होगा, यहाँ रिलीज होगी, तो हम सबमिट करेंगे, तो फिर जाके हम इस 2023 में सबमिट करेंगे हम जो तो जाके हम जगह थोड़ी सी शायद ले पाए। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है ये तो। जी 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 जी। और उसके बाद आप अच्छा, अगर हम कान में ना जा पाए, अगर हम फिर बर्लिन में जाएं, अगर हम हाँ जी जी, तो हर किसी के इतने इतने मसाइल हैं। वो जो भी यंग फिल्म मेकर्स वो हिम्मत कर रहे हैं, उनको प्लीज थोड़ा सा एनकरेज कर लें, क्योंकि लोग कहते हैं शॉर्ट फिल्म तो है, कौन सा 30 एपिसोड का सीरियल बनाया गया है। डिटरमिनेशन चाहिए। हाँ, ये जैसे तो भी है, पैशन, पागल होना पड़ता है। अच्छा, एक यहाँ पर अब जैसे आपने बात की, बिल्कुल सिनेमाज से मतलब शायद आई डोंट नो कि ग्लोबली कितना सच है, लेकिन एक तरह यहाँ पे तो हम देखते हैं कि रुझान हट गया, अनलेस कोई हॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर आ गया या कोई ऐसा कुछ हो गया। ये जो अगर यही फिल्म्स किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या जैसे कि सलमान खुसर के साथ हुआ था जिंदगी तमाशा के साथ, वो तो चली ही नहीं ना, यूट्यूब पे रिलीज करनी, वो तो जबरदस्ती उनको यूट्यूब पे रिलीज करनी पड़ी। लेकिन अगर बंदा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए कि यार ये शायद स्क्रीन्स में, थिएटर्स में नहीं जाएगी, ये किसी ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये फीजिबल है? इतना बन जाता है वहां से? मुश्किल है। असल में बनने की बात नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात कर रहे हैं ना उन OTT प्लेटफॉर्म्स की जो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और हुलो वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, हम एप्पल की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन दो बेसिक अगर हम मॉडल उठा लेंगे, एक नेटफ्लिक्स का मॉडल है और एक अमेजन प्राइम का मॉडल है OTT के अंदर। अच्छा, एक अव्वल तो उनका यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, ये दे आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान चाहते भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे उनके यूजर्स हैं जो पे कर रहे हैं पैसे, हम तो वो वाली कॉम है ना कि यार तेरा पासवर्ड है, मुझे भी दे दे यार, मैं भी चला लूंगा, तो वो एक अकाउंट पे वाइफ का पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मतलब इतना तो फैमिली अकाउंट में उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो 15 जगह बैठा हुआ है। तो हमारे पास लिमिटेड कनेक्शंस हैं, वो कहते हैं जी मैं 2 लाख सब्सक्राइबर है, मैं 2 लाख सब्सक्राइबर के लिए पैसे क्यों खर्च करूं? ये पॉइंट है। मुझे वही कंटेंट इंडिया से इस ऑडियंस के लिए मिल जाएगा, तो मैं वहां से ले लूंगा। तो इंडिया का मटेरियल वही बना है उसके, इसीलिए इंडिया का मटेरियल। दूसरी बात, रीजनल पॉलिटिक्स भी तो है ना, रीजनल पॉलिटिक्स आप देखिए उन्होंने हमारे रास्ते बंद किए हुए हैं। सच्ची बात है, उनको पता है कि ड्रामे में हम उनसे बाकायदा मुकाबला कर सकते हैं। हो सकता है शॉर्ट फिल्म्स में ना करें, हो सकता है फिल्म्स में ना करें, लेकिन ये जो, क्योंकि आप टर्किश ड्रामा देखें, आप ये जो मिडल ईस्ट के ड्रामाज आते हैं उनसे हम करोड़ों दर्जा बेहतर हैं। उनको पता है कि अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो फिर तो यही आएंगे, क्योंकि हमारी ज़बान समझने वाले कोई 76 मुल्क हैं, तो वो तो हम उनको काफ़ी मुकाबला देंगे। तो उन्होंने तो हमारे जो ना वो गेट कीपिंग की हुई अच्छे तरीके से। आपकी बात सही है कि हर जगह रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। जी, बड़ी मुश्किल से। तो अभी एक आ रहा है, आपको पता है, जो बचे थे संग समेट लो, और उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत मेहनत से बनाया गया है। हम टीवी वालों ने जो वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पहला पाकिस्तानी, और उसमें भी जो मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है कि वो था कि जी पाकिस्तान का ड्रामे का जो एसेंस है वही होगा तब। उनको हमारे लाल कबूतर या उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो खुद लाल कबूतर बना रहे हैं ना, तो उनको चाहिए ये पाकिस्तानी ड्रामा। अब देखते हैं कि उसको क्या पजीराई मिलती है, लेकिन उसमें भी मैंने सुना है इतने शराइत और ये और वो कि पूरे हमारे जितने सुपरस्टार्स हैं टीवी के, वो सारे हमने दिए हैं, तब जाके बात बनी है। तो हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आल्सो। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज 8 एपिसोड की अगर बनती है तो देयर आर 4 डायरेक्टर्स, देयर आर 4 राइटर्स फॉर 2 एपिसोड्स पर्टिकुलरली। एक डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है और 2 राइटर्स उसे अलग से लिख रहे हैं, फिर उसके बाद टीम बदलती है, वो टीम कहीं और जाती है। इसीलिए आपको लिखा हुआ नजर आता है क्रिएटेड बाय समवन एल्स, क्रिएटेड बाय समथिंग एल्स, डायरेक्टेड बाय समथिंग एल्स। तो वहाँ पे एक बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इस तरह के, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी निकल रही है। आपको एक कहानी के अंदर ही इतना कुछ मिल जाता है कि आप कहते हैं यार ये कहानी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। तो ये भी चीज़ें हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि हम यहाँ थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। हमारे ड्रामों के जो टॉपिक हैं, अगेन आई एम वेरी हैप्पी दैट अ थिंग इज गोइंग ऑन नेटफ्लिक्स बाय पाकिस्तान, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, बट व्हाट इज द टॉपिक? आर वी अगेन टारगेटिंग द फैमिली?
क्योंकि हमारे तो फैमिली इशूज़ पे ड्रामा बनता है, इसके अलावा मैंने बनते हुए नहीं देखा। मैं चाहूँ कि अगर यार कोई डिफरेंट एक सहाफ़ी की कहानी हो जाए, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी जर्नी में बात करूँ। अभी एक फिल्म बनी थी बाय द वे, अहमद अली अकबर ने प्ले की थी, इट वाज अ वेरी गुड फिल्म, नहीं चली, सिनेमास नहीं है, प्रमोशन नहीं है, गुंजल। या मैं इसके ऊपर ड्रामा बनाना चाहूँ तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ से अगर हम नेटफ्लिक्स का OTT प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, तो ऑलरेडी जो चीज़ हमारी चल रही है वो तो चल रही है। यूट्यूब पे हमारी एक एपिसोड ऑन एयर होती है, हमें 10 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं 2 दिन के अंदर, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग। दैट इज अ ह्यूज थिंग, लोगों को अंदाजा नहीं है। आपने हमें अंदाजा है, हमारे 10,000 से ऊपर ही जाते हैं। सो वो चीज़ आपकी बड़ी है, वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। इफ यू आर गोइंग समवेयर एल्स, आप OTT पे जा रहे हैं, तो फिर आपको वो चीज़ देखनी होगी कि पूरी दुनिया वहाँ पे पिच क्या कर रही है। वो डार्क पिच कर रही है, वो वेंसडे पिच कर रही है, वो स्ट्रेंजर थिंग्स पिच कर रही है, हमारी तरफ से क्या हम पिच कर रहे हैं। हमारा जॉनर जो है बहुत लिमिटेड है ना, जॉनर लिमिटेड है। हाँ, उसको फैलाने की, लेकिन वो आपको या सरकार की पॉलिसी, सेंसरशिप, इखलाकियात, माशरा के लिए आप कर रहे हैं ना, तो आपको सरकारी पॉलिसी में आना नहीं पड़ेगा, ये आप इजीली कर सकते हैं। मैं एक सीरीज का हिस्सा था जो Z5 के लिए बनी, जिसे पाकिस्तान में 1 महीने के बाद बैन कर दिया गया। मजबूरी थी, बरज़ख के नाम से बनी, लोगों को नहीं हजम हुई, उन्होंने कहा नहीं भाई ये बकवास है, आपने क्या बनवा दिया है, और ये आप तो पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब हम भी तो उस कौम की तरह हैं जो कबूतर होते हैं ना, वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं जी मैं बंद कर लूंगा तो ऐसा लगेगा बिल्ली है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँ, पाकिस्तानी कल्चर क्या है? आई मीन यू गाइस आर इन थिएटर एंड फिल्म मेकिंग, वो क्या है पाकिस्तानी कल्चर? मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान बसते हैं, लेकिन सरकार का बताया हुआ कल्चर क्या है? इस टेबल के ऊपर कल्चर और है, टेबल के नीचे कल्चर और है, अगर हम इसको मान लें। आई थिंक ये तो काफी यूनिवर्सली बात है। अच्छा हाँ, लेकिन सॉरी मैं मुझे लगता है कि कहानियाँ हमारे यहाँ बेशुमार हैं, हमारी पॉलिटिक्स में ही अगर आप देख लें कि कहाँ, फिर वही बात आती है कि जो कदोगन में हम क्यों नहीं अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू करते, हम क्यों नहीं अपना एक डिज्नी हॉटस्टार शुरू करते या सोनी शुरू करते, हम क्यों सोचें कि कोई और आएगा और वो हमें, क्योंकि जब हमारे पास वो आएगा एक प्लेटफॉर्म इस तरह, तो मेरे ख्याल में कि हम उस 4 दीवारी से निकल पाएंगे, जो अभी फैमिली ड्रामा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो हम टीवी के लिए रख रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह थिएटर में इतना एक्सपेरिमेंट होता है, मिसम हमने क्या अजीब गरीब ब्रेख्ट का चॉक सर्कल और ये जो किया है वो तो अमेजिंग। स्टेज पे जो है एक टब में जो बंदा नहा रहा है और साथ साथ में इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, साथ साथ हुआ कैसे, किया कैसे, ये हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये सब हो सकता है अगर हमारे पास वो एक प्लेटफॉर्म हमारा अपना हो, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा लोगों को हजम करने में, लेकिन एक वक्त आएगा जब एक क्रिटिकल मास बनेगा ना एक तरह से। वैसे ये जो हम बात कर रही है ना, मुझे थोड़ी सी एक इस तरह से मैं इसको रिलेट करूँगा, ज़ाहिर मैं अपने शो के साथ रिलेट करूँगा ना, कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बातें मतलब टीवी स्क्रीन पर नहीं हो सकती, वही साफ़ी वो फिर YouTube चैनल पे कर लेते हैं। तो इन अ वे वहाँ पर वो उनको पता है कि बिल्कुल एग्री मैं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट यही है कि यार वो काम तो हम कर रहे हैं, तो हमें अगर बाहर का काम करना है तो थोड़ा सा वो वाला काम करना है ना जो हम करना चाहते हैं। मैं पता है क्या देखना चाहूँगा, मुझे पता है कि वो एक मुझे सीरियल किलर्स के साथ बहुत फैसिनेशन है। आपको भी? इट्स अ जॉनर, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉनर, इट्स ब्यूटीफुल, इट इज अमेजिंग। ओके, नहीं आई मीन जैसे कि एक मुझे पता है जावेद इकबाल पर फिल्म बनी थी और मैंने उसकी बहुत तारीफें सुनी है। लिटरली मेरा ख्याल है कोई 2.5 दिन के लिए वो सिनेमा में थी, और जब मैंने कॉल की वीकेंड पे उन्होंने कहा सर वो हट गई है। तो एनीवे, लेकिन कितना अलाव हो अगर इसके ऊपर एक सीरीज बने, और मैं आपको 5 और सीरियल किलर दे सकता हूँ जिसका नाम किसी ने नहीं सुना, सब पाकिस्तानी है, सब जेन्युइन है। मजे की बात है, जावेद इकबाल ने जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए थे, जंजीर वगैरह जिससे वो गला घोंटता था, वो लाहौर का जो पुलिस म्यूजियम है उसमें उन्होंने रखा हुआ है। तो आइंदा अगर आप कुछ करना चाहें प्रोजेक्ट तो मैंने कहा हाँ नहीं, जंजीरें तो हम यहाँ से उठा लेंगे, वो प्रॉप्स का कोई मसला नहीं। एक प्रोजेक्ट चल रहा था, हमारी एक दोस्त हैं बहुत अच्छी, महर जाफरी, बाहर से फिल्म मेकिंग पढ़कर आई हुई हैं, तो वो जावेद इकबाल के ऊपर काम कर रही थी और उनकी इंटरनेशनली बात चल रही थी। पायलट लिख भी लिया था, पायलट भी लिख लिया गया था, और वो रिसर्च्ड बेस एक प्रोजेक्ट मुझे नज़र आया था बहुत अरसे के बाद कि यार वाओ, कि एक महर फ्लू टू कनाडा आई थिंक, जहाँ एक किताब लिखी गई है, एक साइकियाट्रिस्ट ने लिखी है जो बेसिकली साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करने के लिए जावेद इकबाल की वहाँ मौजूद था। तो ही इज़ इन कनाडा राइट नाउ। तो उन्होंने एक किताब लिखी द चोजन वन के नाम से, तो वो भी उसमें ली गई है, एंड इट्स व्हाट अ बुक। तो जावेद इकबाल यहाँ पे आती है, ये वाक़या 99, 98 और 2000 का सिलसिला है। चिंची रिश्वत 2006 में चला है। फिर अभी दाता दरबार के सामने एक
पुल बन चुका है, तो वो जो एक पूरी चौक टाइप की या वो पूरा जो आपका जो सिलसिला था जहाँ से वो बच्चे उठाता, तो वो चीज़ें हैं नहीं। अब अगर आपने ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो देखें, फिल्म बड़ा एक नाजुक मीडियम है या सीरीज बड़ी नाजुक मीडियम है, इट इन्वॉल्व्स फाइनेंसेस, दैट्स व्हाई इट इज़ हैवी। मुझे वो पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, वो क्रिएट करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। इंटरनेशनली लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की कहानियों के अंदर, मगर वो कहते हैं फिर हमारे पास सॉलिड चीज़ लेकर आओ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। हम किताबें पढ़ते हैं फिल्म मेकिंग की ना, तो हमें नज़र आता है कि 3/8 की स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, हमें नज़र आता है कि बीट्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनसाइटिंग इंसिडेंट क्या होता है। हम यहाँ से जाते हैं एक लेके चीज़ जो उनके स्टैंडर्ड पे उतर नहीं रही, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि उनका स्टैंडर्ड है क्या। वो आपसे उनका स्टैंडर्ड जाए बाहर में, सीट ऑफ अथॉरिटी पे अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कहूँगा यार कोई ऐसी फिल्म लेके आओ जिससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बने, बेहतर इमेज। क्या किस तरह के तुम लोग टॉपिक, सीरियल किलर, ये वो, लेकिन ये रुकावटें भी तो है ना। नहीं, ये तो लेकिन बात कर रहे हैं ना, टू व्हेन यू आर पिचिंग टू अ फॉरेन ऑडियंस, उसके ऊपर नहीं है। देखिए इसका आप उलट कर लें, आप मतलब कम ही आपको कोई लापता लेडीज छोड़ के आप 50% इंडियन आप देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपने पाकिस्तान और ISI को लाना है, चाहे उसका कोई हो कंट्री में या ना हो। तो आई मीन ये भी तो एक सुरमे के साथ, तावीज़ के साथ। हाँ बिल्कुल, आदाब जनाब। ज़ीशान नलवाला हमारे दोस्त हैं, वो एकेडमिक से ताल्लुक़ से पढ़ाते हैं वाबस्ता, तो वो उनसे बहस हो गई एक रात की, भाई कहानी क्यों, किस लिए, कब से है, क्या है। हम पूरी रात बहस करते रहे। मैं 2 दिन बाद मुझे कुछ सुकून नहीं मिला, मैं ज़िया साहब के पास चला गया। मैंने कहा ज़िया साहब बताया ना ये क्या सिलसिला है, कहानी क्यों है, क्या है, किस लिए है, ज़रा कुछ बताया। वो सुनते रहे मेरी बकवास, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नीसा हमारा काम है कहानियाँ सुनाना, आप भूत की सुनाएं, चोर की सुनाएं, आप किसी की भी सुनाएं, सालों की। मुझे बड़ी अच्छी लगी, और हम थिएटर में यही करते रहे। इस वजह से डिफरेंट चीज़ें हमें करने को मिल गई, क्योंकि अथॉरिटी पे जो बंदा बैठा हुआ है वो कह रहा है करो, मैं सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ। चुप जैसा खेल होता है, कुत्ते जैसा खेल होता है, जो पॉसिबल नहीं था। चीजें थी, हमें भी फोन भी आ गए थे, कुछ चीजें भी हुई थी, बड़े मसाइल हुए थे चुप करने के बाद। तो जी 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 हाँ, चुप जो है वो जो जबरी तौर पे उठाए गए मसला है, जी जी जी, उसके बावजूद 300-400 लोगों ने देखा, हमने कहा कर जाएंगे। थोड़ी से कहने वाले थे कि 300-400 लोग उठाए गए उसके बाद, ये भी हुआ। अच्छा, ये भी हुआ। हमारे डायरेक्टर से इंटरव्यू हुआ और उनके पास आ गए हमारे राइटर और डायरेक्टर, मुझे कॉल आ गई, हम जो भी थोड़े 3-4 लोग थे कास्ट में, तो ये छोड़ो। फिर हमने सोचा, हम डर के मारे हम जाने वाले थे पेशावर वगैरह, हम नहीं गए, लेकिन फिर हमने भी हिम्मत की। आसिफ फरूखी साहब थे और उन्होंने हमसे KLF में करवा लिया। तो लाहौर में भी शायद लाहौर गए हम लोग, ओलमो पोलो में, इंडिया में हो रहा है वो, वो कनाडा में हो रहा है, उसकी स्क्रिप्ट जा चुकी है। उसको वहाँ रेलेवेंस क्या है वो समझ नहीं आ रही मुझे। जब आप भी नापा में थे, उसके बाद हमारा 8वां बैच था, एक बड़ी बात होती थी कि यार कहानियाँ नहीं है, हम जो हैं बादल सरकार जो हैं उनको ले रहे हैं, या बाकी जो लोग थे विजय तेंदुलकर वगैरह, उन पे गुजारा करते थे। और जब भी हम पूछते थे यार लोकल कहानियाँ, उन्होंने कहा जी लोकल कोई ऐसा है ही नहीं काम। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, थिएटर से लेके और फिल्म तक, कि जो कहानी फिल्माई जाने के काबिल है या दिखाए जाने के काबिल है, उस डिज़ाइन से लिखी नहीं जा रही, उसका स्क्रीन प्ले का मसला है, या उस लेवल के राइटर्स नहीं है। ये है प्रॉब्लम या नहीं? मैं नापा के हवाले से पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वहीं से बात शुरू हुई है। तो नापा में मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्क्रूटनी ज़्यादा थी साहब, कि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जैसे ज़िया साहब की बात करें, तो वो कहते थे यार अगर मैं खेल यहाँ पे आप कर रहे हैं चेखोवियन राइटर का, आप चेखोव को कर रहे हैं, आप जो है वो शेक्सपियर को कर रहे हैं, तो इसके मुकाबले का ओरिजिनल प्ले होगा तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए, वरना आपने जो मयार बनाया हुआ है वो मयार कहीं नीचे ना आ जाए। तो अच्छा, मैं एक चीज़ खुले दिल से एक्सेप्ट करूँगा, नापा में राइटिंग के डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा ना हो पाया, जिसकी वजह से ओरिजिनल खेल हमारे पास आ ही नहीं सके। तो हम मजबूरी हम क्या करते थे, यार वो फलां को उठा लो, अच्छा उसकी अडेप्टेशन कर लो, उस हिसाब से हमने अडेप्टेशन करवाई, बहुत सारे लोगों ने की, और वो अच्छे, फिर उसको अपने हिसाब से जितना यहाँ के हिसाब से उसे मोल्ड कर सकते थे कर लिया। ये नापा का प्रॉब्लम था। नहीं सॉरी, इसमें एक और मसला भी था ना, क्योंकि थिएटर का ट्रेडिशन ही नहीं था, थिएटर ना देखने का ना करने का,
तो ख़याल ये था हमारे उस वक्त की फैकल्टी का कि ओरिजिनल जो अब कम अच्छे हैं उनको बाद में करते रहेंगे, फ़िलहाल जो दुनिया भर के इतने अच्छे खेल हैं उनसे क्यों महरूम रखा जाए, ताकि लोग आए और देखें तो सही। करने वाले तो वो शागिर्द ही थे ना जो सीख रहे थे, तो अगर उनको सिखा रहे हैं तो क्यों ना बेहतरीन चीज़ों से सिखाया जाए। क्लास जो रिहर्सल्स हैं, सीन वर्क है, जो कि वो एक अच्छी चीज़ से किया जाए। फिर बाद में उन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया कि आप लोग अपने छोटे मोटे ग्रुप्स बनाएं और ग्रेजुएट करने के बाद भी और अपना काम करते रहें। ज़रूरी थोड़ी है कि नैपा के प्लेटफॉर्म से होगा तो फिर हो पाएगा, आप लोग प्राइवेटली कर सकते हैं। और मीसम ने एक बड़ी मज़े की बात की कि स्क्रूटनी उस वक्त ज़्यादा थी, वो क्वालिटी की स्क्रूटनी थी, इस वक्त भी स्क्रूटनी है लेकिन वो कुछ और स्क्रूटनी है। बस इतना ही काफी, उसी में इतना ही काफी है। एक पॉइंट बस मैं क्लियर कर दूं कि अब जब हम आते हैं इस तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ, मैं खुद चाहता हूं कि वाकई वो खेल हों और हुए बहुत सारे। मैं कुछ खेलों का नाम लूँ, उडारी के नाम से एक खेल आया, बहुत अच्छी चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर उन्होंने कहानी उठाई, किया गया ओरिजिनल खेल, बेहतरीन। मुस्तफ़ा आफरीदी के नाम से राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं और बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं। कुछ एक प्रॉब्लम बीच में जब चैनल खुले ना तब हुई, वो क्या हुई कि बहुत सारे चैनल खुल गए। अच्छा, पहले एक स्लॉट होता था हफ्ते में, एक ड्रामा चल रहा है, 2 ड्रामे चल रहे हैं, 3 ड्रामे, हफ्ते में मैक्सिमम 7 ड्रामे चल रहे होंगे 7 दिन में। अब क्या हुआ, जब 15 चैनल खुल गए तो अब 7 को आप मल्टीप्लाई कर लो। मेरे से इतना मैथ होता है लेकिन काफी है, मेरी भी इतनी नहीं है क्योंकि 8 आदमी, लेकिन समझ 95 मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, शोरबा पतला होना शुरू हो गया। हाँ, तो क्या हुआ, अच्छा वो लिखने वाले थे 4 लोग, मैंने कहा अब जी खेल लिखना है, कुछ ना कुछ करना है, तो कुछ अरसे ऐसा काम हुआ, तुम लिख सकते हो, पेन पकड़ सकते हो, आ जा, तुम कैमरा चला सकते हो, चलो तुम डायरेक्टर बन जाओ। तो कई जगहों में अभी तक ऐसे ही चल रहा है। तो उसकी वजह से आपके पास वो मयार जो था ना वो कहीं गिरना शुरू हो गया, चीजें गिरना शुरू हो गई, तो अच्छे लिखारी कम रह गए। अब उंगलियों पे गिन के मैं कुछ के नाम बता सकता हूँ जिनके साल में 1 या 2 ड्रामे आते हैं, क्योंकि वो पूरी मेहनत करके वो इन चीजों को बनाते हैं, तो वो स्टैंड आउट करते हैं। तो वही वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाली जो बहस है ना, बहस हो गई। तो मुझे लगता है कि हमें फोकस भी इस पे करना चाहिए, क्वालिटी जो आ रही है जितनी भी आ रही है उस पर, ठीक है। ये जरूर है कि अब जो नए लोग आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट आ रहे हैं, जो चीजें पढ़कर आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, यंग ब्लड इज लाइक I love them. Really? I love them. उनके पास राइटिंग की बात कर रहे हैं, राइटिंग में भी मैंने कुछ अभी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके मैंने कुछ बच्चों का देखा, लाइक दे आर वेरी गुड। और वो क्योंकि देखिए उनका एक्सपोजर कहीं और से आ रहा है, वो ये देख ही नहीं रहे, वो ये वाला एक्सपोजर ही नहीं है, वो बाहर की चीज़ें देख रहे हैं, ग्लोबल हुई भी है, वो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, ये ट्रीटमेंट कैसे हुई है, ये कहानी कहाँ से निकली है, यार हम ऐसी चीज़। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में जाके देखता हूँ फिल्में, फाइनल ईयर की पास आउट की थीसिस में कहता हूँ यार वाओ। उन्हें कौन सिखा रहा है या उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है? कुछ उनमें से ऐसे हैं जो उन्हीं के बैच से निकले, उन्होंने कहा ठीक है हम भी पढ़ा लेंगे, साथ में काम भी करते रहेंगे। हम लोगों ने भी ये वाला सिलसिला किया, नैपा से पास आउट होने के बाद हमें क्या करें, शुरू में तो काम ही नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा ठीक है टीचिंग ही कर लेते हैं, देखा जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ कर करा वो हमारी तरह बैगेज लेके नहीं घूम रहे हैं ना, बैगेज फ्री है। हाँ, वो ही कि जी वो मतलब वो जो रिवायतें और जो टाइम होता है। अच्छा, वो देख रहे हैं जैसे कि अब दोनों ने देखी, आप मुझे नहीं पता आपने कंप्लीट किया है नहीं, कि ये जो अभी एडोलेसेंस यार और उसकी जो मतलब कैमरा वर्क, जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट इट्स इनक्रेडिबल। तो वो देख रहे हैं ये और कह रहे हैं कि यार इसको हम कैसे प्रोड्यूस करें। सर 18 months, it took 18 months of rehearsal. I can imagine. Really? Yes. यार कट्स नहीं है यार, कट्स नहीं, कट थिंग वन टेक में पूरा किया गया है। अच्छा, हमारे यहाँ एहसन तालिश एक एपिसोड वसत वन टेक। एहसन तालिश हमारे यहाँ एक डायरेक्टर है। 2009 में नीली छतरी के नाम से एक टेलीफिल्म की सीरीज बनी। 2009 में वो कैमरे होते थे जो डिजिटल कैमरे भी बहुत एडवांस नहीं होते थे। एहसन तालिश साहब ने उस ज़माने में 2009 में वन टेक टेलीफिल्म बनाई है, जो शुरू होती है एक इलाके से बंस रोड के, और वो मूव करती हुई शाहीन कॉम्प्लेक्स भी क्रॉस करती हुई आगे निकल जाती है और PIDC पे जाके ख़त्म होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काम करने वाले नहीं हैं, काम करने वाले हैं बॉस। मगर अब उस तरह के जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं, यार कौन देखेगा, सहूलियात की भी बात है। अब जब बाहर की चीजें देखते हैं ना, तो हम बाहर को फॉलो करने वाले हैं, हम ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं। यार बाहर वो एडोलेसेंस मिल गई, तुम कुछ नहीं बना सकते कुछ इस तरह का। सर बना सकते हैं, पैसे दे दें, बना देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी। कराची यूनिवर्सिटी में फिल्म का एक डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं पता कि आजकल वहाँ हालात क्या हैं, लेकिन जब तक हम नैपा में पढ़ रहे थे, उसके भी काफ़ी 5-8 साल बाद तक बड़े मज़े का काम निकला वहाँ से।
और अगेन सहूलियात नहीं है उनके पास, फंडिंग वगैरह की कमी और सब कुछ था, और इतनी ज़्यादा उनके पास मेंटोर्स या इतनी ज़्यादा रोल मॉडल्स भी नहीं थे उस वक्त। लेकिन थिएटर देखने आते थे वो बच्चे और इनके साथ बैठे रहते थे और कास्ट भी करते थे। और अगर अभी भी आप 2015 की, 2010 की, 2018 की उनकी जो है शॉर्ट फिल्म्स हैं वो देखी जाएं तो आपको बहुत स्पार्क नज़र आएगा कि बहुत कुछ कहने को था उन लड़के लड़कियों में। और हालांकि छोटा सा डिपार्टमेंट और इतना ज़्यादा कोई, अब तो एक और कराची को एक और फिल्म स्कूल मिल गया है KFS के नाम से। तो अगर ये जगहें बन रही हैं इसका मतलब है कि ये काम करने वाले दीवाने हैं। अच्छा, ये बात सही है कि पूरे पाकिस्तान में कराची इज़ द कैपिटल, और या ये लाहौर में भी हो रहा है काम फिल्म मेकिंग का, क्योंकि वहाँ का थिएटर और तो बिल्कुल ही एक अलग ट्रेडिशन है वहाँ का, राइट? सो अगर टैलेंट जो है क्या वो यहीं पर है? अब तो मैं जितना इंडस्ट्री को जितना मैं देख रहा हूँ तो लाहौर अब हब नहीं, किसी ज़माने में था अब कराची हब है। लाहौर में तो अब टीवी प्रोडक्शंस के प्रोडक्शन हाउसेस भी नहीं है, इक्का दुक्का लोग काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। वो अब वापस जा रहे हैं ग्रीन टीवी आने के बाद, ग्रीन के बाद। और ग्रीन ने जो शुरुआत की थी मीसा, वो भी लाहौर में नहीं है ना, लेकिन वो इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रहा है, वहीं पे मतलब उस रीजन में ग्रीन ने जो शुरुआत की थी, 5 उनके जो शुरू के आए थे उनके सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, प्रोग्रेसिव थे, और मुझे लगा कि एक प्रॉमिस है। वो बाद में फिर बीच में एक डिप आ गया है, लेकिन अभी फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शायद कमर्शियली वायबल होना चाहिए, कुछ है लेकिन पोटेंशियल था। हाँ, मुझे एक मिक्स रखना तो जरूरी है ना। कुछ आप करें एक्सपेरिमेंटल कटिंग एज, कुछ आपको फिर कमर्शियल भी करने पड़ते हैं। जब तक दोनों जगहों पे काम नहीं होगा, जब तक हम इवन क्या पंजाब और यहाँ सिंध की बात भी ना करें, मैं कहती हूँ और भी शहरों में जब तक काफ़ी काम हर जगह छोटा छोटा नहीं होगा तब तक हम बहुत सारी कहानियाँ कहने से रह जाएंगे। मुझे इसमें ये बहुत एक बात मैं ऐड करूँगा जो बहुत ज़रूरी है। मेरी फहद भाई से बात हुई, फहद हमारे साथ, तो देखिए सिनेमा का एक बड़ा ज़रूरी अमर जो इंडिया में है, जैसे कि अगर वहाँ 6000 या 8000 स्क्रीन्स हैं, हमारे पास स्क्रीन्स कितनी हैं, हम उनके पे कहने तो अभी हमारे पास 50 बच गई हैं। बाय द वे हम बड़ी मुश्किल से 150 पे पहुँचे थे और अब दोबारा 50 पे आ गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम सिर्फ अर्बन, हम शहरों को देख रहे हैं जी। भाई वो गांव में आप सिनेमा क्यों नहीं पहुंचा रहे? आप उधर इंडिया के गांव में सिनेमा। अच्छा, क्या आप ये इस बात पे यकीन करेंगे कि पाकिस्तान में गांव में जितनी कहानी को फिल्माया जा रहा है टिकटॉक के जरिए और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की मुकम्मल कहानियाँ विद लोकल एक्टर्स, विद लोकल डायरेक्टर, और कमाल उसमें से स्टफ निकल रहा है, और उनको आप लोगों की, हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। तो उस खुदरा दुनिया को कैसे हम टैप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और हर तरह से कर सकते हैं। देखें, लिमिटेड नहीं करें। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे फाइट की है हमेशा से, और मैं आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा, मौका मिलेगा तो। और ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली जो परवरिश मेरा चल रहा था उसमें एक लड़का हमारे साथ काम कर रहा है। ही इज़ ओनली 18 और 19। उसका नाम है अबुल हसन। पहली एपिसोड आती है एंड ही मतलब वो वायरल हो गया कि यार ये लड़का कहाँ से आ गया, क्या आ गया। मैंने कहा यार ये पिछले 3 साल से जो है ना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहा है और टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा है। मेरी नजर पड़ी, मुझे लगा कि यार ये तो कराचियाइट एक लड़का मुझे चाहिए इस किरदार के लिए, उठाओ इसे। प्रोडक्शन हाउस ने बैकिंग दी, एक सपोर्ट दी। उन्होंने कहा ठीक है तुम नए लड़के के साथ काम करना चाहते हो करो, हमें कोई तरह, हमें तुम पे भरोसा है, तुम काम निकलवा लोगे। दूसरी जगहों पे ये भरोसा नहीं आ रहा। आप आज भी कॉलेज गोइंग पे जो है ना, वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप 50 साल की उम्र के एक बंदे को देखेंगे जो कॉलेज का बच्चा लड़का है, कॉलेज जा रहा है। भाई क्यों ले रहे हो? जब 18-19 साल के लोग होंगे तो ले लो। हाँ, उसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब मैं स्कूल यूनिफॉर्म में अच्छा तो नहीं लगता, चाहे आप जितना काला कोला इस्तेमाल कर लें। तो ये भी चीजें बदलने की जरूरत है। हमारा भी कुछ हद तक एक्सपीरियंस रहा है कि यार कभी आपने देख लिया किसी मतलब अननोन सिटीजन जर्नलिस्ट ने कोई एक क्लिप बनाया और हम कहते हैं यार इस बंदे को इस चीज़ के बारे में पता है, कोशिश करके इसको शो पे इनवाइट कर लेते हैं। अक्सर इस तरह हो रहा होता है। तो क्या आप कहेंगे कि जो फॉर एग्जांपल एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक अच्छा मीडियम है, वहाँ पर आप अपना काम अपलोड करें, हो सकता है यू विल बी नोटिस्ड? देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई फिल्म एक्टर बने या फिल्म प्रैक्टिशनर या एंटरटेनर बने या टीवी का बने या रेडियो का बने। जो
जो जहाँ भी स्टोरी टेलिंग कर सकते करने दें। और वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं। हमारी इजाजत थोड़ी चाहिए। ये नेचुरल प्रोग्रेशन थोड़ी है कि अब ये टिकटॉक करेगा तो फिर वो एक मेन स्ट्रीम पे एक्टर बनेगा और फिर नहीं, वो वहाँ सुपरस्टार है और वो वहाँ से कमा भी रहा है और वो एक फिल्म एक्टर से ज़्यादा कमा भी रहा है, फॉलोइंग है उसकी, और वो उसका अपना नीश है। तो मेरे ख्याल में हमें वी शुड बी ओके अबाउट टाइम कि हम एज और नई टेक्नोलॉजी और नए एवेन्यूज़ जो हैं उनको कबूल करें, एम्ब्रेस करें। और मैं बहुत खिलाफ थी, मैं कहती टिकटॉक वगैरह ये क्या बहुत ही फजूल चीज़ें हैं। मेरा भी यही था, देखना भी गवारा नहीं किया। मैंने कहा ये तो हम तो ज़िया मोहिउद्दीन की ट्रेन में भाई तो हमें क्या बता रहे हैं कि ये क्या फजूलियत छलांगी लगा रहे हैं उल्टे लटके हुए। ये कोई एक्टर है, ये कोई फनकार, ये तो फन के नाम पे धब्बा है, ये तो बेइज्जती है। बाद में पता चला कि वो बहुत बड़े फनकार हैं और वो उनकी दुनिया है और उस दुनिया के बादशाह हैं और वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब ऑर्गेनिक और नेचुरल है जी, और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। तो ठीक है, वो उनकी दुनिया है और हमें उसको भी एम्ब्रेस करना है, बदलती दुनिया बदलते तकाज़ों के साथ। यहाँ जो काम हो रहा है उसको भी करना है। नए जो फिल्म मेकर्स आ रहे हैं छोटे छोटे बजट में काम कर रहे हैं, जो लोकल काम करना चाह रहे हैं और गंधारा फेस्टिवल में जाना चाह रहे हैं या जयपुर फेस्टिवल में जा रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल, वो भी अपना काम करें। लेकिन अगर किसी की नज़रें जो हैं वो सनडांस पे हैं या कैन पे हैं तो वो भी We should be okay with everything. मौसी तो कभी डंग शॉपिंग लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम ऐसा कुछ था ना कि जिसकी जहाँ पर मतलब खेत लगी हुई है लगने, और उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन में सब काट दिए। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, ये भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। अब मैं थोड़ा सा मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ जब भी वी हैव द चांस के, कोई ऐसा रोल जिसमें से फिर मतलब कि आप इतना उसके अंदर फंस जाएं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो। जैसे कि हमने अक्सर देखा है, वैल किल्मर मुझे याद आता है, मुझे हीथ लेजर याद आता है, उस बेचारे को खुदकुशी ओवरडोज कर दिया, खुदकुशी की, अभी तक क्लियर नहीं है शायद। आपका ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस? 2 दफ़ा 2010 में हमने राहत काज़मी साहब हमारे टीचर थे, मीसम और हम एक ही क्लास में थे। उन्होंने किया विजय तेंदुलकर का खामोश अदालत है, बहुत मुश्किल, बहुत सेंसिटिव और एक हद तक माशरे का एक बहुत ही क्या बोलूँ मैं, एक नासूर जो होता है ना उसको कुरेदने वाला एक खेल था। और उसमें जो मेन जो था कैरेक्टर था, जो 3 घंटे स्टेज पे रहती है, कभी उसको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता, तो फिजिकली एग्जॉस्टिंग भी। पहले हमने क्लास के प्रोडक्शन में किया, उसके बाद फिर हमने उसको कमर्शियली आर्ट्स काउंसिल में भी किया 15-20 दिन। वो ऐसा कैरेक्टर था कि जिसके ख़त्म होने के बाद भी महीनों तक मुझे उससे निकलने में एक टाइम लगा, लेकिन मुझे अभी तक यकीन है कि मैं कभी भी उससे मुकम्मल निकल ना पाई। वो मुझे तो डैमेज कर गया थोड़ा सा। दूसरा, फवाद खान हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने जो चुप लिखा 2018 में किया, फिर हमने बाद में भी किया। उसमें आप माँ बनी थी? उसमें मैं माँ बनी थी जिनकी बेटे को उठा लिया जाता है, और मेरा अपना ज़ाती कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़ाहिर बात है, लेकिन उसको परफॉर्म करते हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्कशॉप टाइप का भी था, हमने जब इसको तैयार किया 4 लोग ही थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में, तो रिहर्सल हंसी मजाक में गुजरती थी। लेकिन कुछ हुआ मेरे अंदर, तो जितने ज़्यादा मैंने प्लेस किए हैं उनमें से ये 2 प्लेस हैं जो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे फंडामेंटली चेंज किया। हाँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ अच्छे के लिए चेंज नहीं किया, लेकिन किया। हाँ। ये भी एक प्रोफेशनल हैजर्ड है ना, जी, कि जब आप और ये तो इमोशंस की बात है, और ये हमारी लिव्ड रियलिटी है, हमारे मुल्क के ये हालात भी इस तरह के हैं। तो अच्छा, और खालिद अहमद कहते हैं, मियाँ तुम अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, तो तुम्हें मैं कौन सा किरदार दूँ? ये भी इंटरप्रिटेशन है इसकी। अच्छा, मेरा घर वालों को खामोश के दौरान मैं खामोश हो गई थी, घर में मैंने बात करना बंद कर दी थी। यहाँ तक कि हम एक मॉर्निंग शो में, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत उस वक्त का बुलाया, वो जो बहुत ही मशहूर मॉर्निंग शो होस्ट थी, उन्होंने कहा, ब्रेक हुई, उन्होंने कहा किन को बुला लिया है, बोल तो रही हैं, वो उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो नहीं, इनका कसूर नहीं था ना मुझसे, क्योंकि रात को परफॉर्मेंस थी, रात को करके आई थी, फिर उस दिन एक और परफॉर्मेंस थी, तो मुझसे उसको बयान ही नहीं किया जा रहा था कि मैं क्या बताऊँ कि वो कितने संगीन किस्म के मामला थे उस कैरेक्टर के साथ। आपका एक्सपीरियंस क्या? मुझे लगता है कि एक्टिंग स्टाइल्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन।
जिस चीज़ की ये बात करें उसे मेथड एक्टिंग की तरफ हम लोग ज़्यादातर लेकर जाते हैं कि आप किरदार को बहुत तारीफ करते हैं, उसकी हरकत व सकनात को नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसको अपने अंदर समाते हैं, फिर जाके आप उसे परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ अ डेंजरस प्रोसेस आई थिंक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, बट इट इज़ वर्किंग। डैनियल डे-लेस, हीथ लेजर, बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर जो लोग इसे फॉलो करते हैं, तो और वो कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। अच्छा, मेरा डिलिबरेट नहीं होता, वो हो जाता है। हाँ, और कभी कभी आप इमोशन से इतना कनेक्ट कर जाते हैं कि वो हो जाए। मुझे अदाकारी लगती है कि आप हमेशा, अदाकार का काम होता है एक झूठ को सच बना के पेश करना, और वो ऐसा सच हो कि बिलीवेबल हो। अब उसके लिए आप मेथड से जाना चाहते हैं कि उसे जी कर वहां पहुंचे, कि आप हीथ लेजर की तरह 3 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद करें और तकरीबन 32 तरह की हंसियों को ट्राई करें और उनसे कोई एक सिलेक्ट करें कि ये उस जोकर के कैरेक्टर के ऊपर जाएगी। अप टू यू सर। इन दी एंड वो बिलीवेबल होना चाहिए, चाहे वो आपने 32 टेकें की हो, आपने जिया हो, या आपने अभी भूखे का किरदार किया और स्पॉट ऑन आपके पास आया और आप गए और आप चले गए। वो एक बड़ा मशहूर वाकया भी डस्टिन हॉफमैन साहब का और सर लॉरेंस ओलिवियर का, कि वो लॉरेंस ओलिवियर साहब जो है वो सेट पे पहुंचे फिल्म के, वहाँ पे डस्टिन हॉफमैन भी उस फिल्म में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा जी वो डस्टिन सीन आज नहीं हो सकता क्योंकि डस्टिन हॉफमैन साहब में नहीं है। वो क्यों? वो कुछ तैयारी कर रहे हैं सीन के लिए। वो दूसरे दिन पहुंचे, दूसरे दिन भी यही हो गया, तीसरे दिन पहुंचे, तीसरे दिन भी यही हो, तो चौथे दिन फाइनली उनका सीन हुआ। डस्टिन हॉफमैन पहुंचे, बड़ी उनकी नकाहत ज़्यादा हालत और बहुत बुरे हाल में। क्या हो गया भाई, क्या? यानी वो मैं घर पे तैयारी कर रहा था क्योंकि ये सीन जो था वो डिमांड कर रहा था एक भूखे आदमी का जिसने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है, तो मैं चाहता था कि मैं भूखा रहूं और वो सब कुछ पानी भी ना पीऊं ताकि वो मेरे चेहरे पे वो सब नजर आए। तो लॉरेंस ओलिवियर देखते रहे, वो भी बड़े अदाकार थे, तो उन्होंने जब पूरी बात करी उन्होंने कहा डस्टिन आई थिंक यू शुड ट्राई एक्टिंग। वाह 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 वाह। और उसने अपने अंदाज में जिस तरह बोला होगा तो हाँ, इट इज मैटर। मुशायरा खत्म हो गया। आई थिंक हाँ। बख्तावर मीसम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत शुक्रिया। कभी कोई छोटा सा रोल हो तो मुझे बता दो। हमेशा ऑफर नहीं आई है, एक भी ऑफर, लेकिन हो सकता है कि लेकिन मतलब उम्मीद पर ही दुनिया। हाँ, उम्मीद पे ही दुनिया कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया। और हमने अपने तौर पे कोशिश की कि जो न्यू वेव के लोग हैं टीवी पे, थिएटर पे और फिल्म में, उनको आप पसे पर्दा जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ सुन सकें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।